बताता हूं बैटरी के बारे में। दोस्तों बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे जो कार होती है ना। अभी मैंने आपको बताया कंपोनेंट के बारे में, आप ये की याद रखिए कि पूरा जो ढांचा है ना, वो ढांचा बनता है बैटरी से, और उसके ऊपर फिर बेसिक बनती ही सिर्फ और सिर्फ बैटरी से, और ऊपर वो ढांचा जो है कार को रखा जाता है। हमारे कार की जो 40% जो कॉस्ट होती है ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो 40% कॉस्ट ज्यादा होती है नॉर्मल कार से, और वो होती है बिकॉज ओनली एंड ओनली ये बैटरीज। टाटा की टिगोर नाम की गाड़ी है, नॉर्मली आप उसको 5 लाख में लेंगे, 6 लाख में लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली टिगोर लेंगे तो 11 लाख की आती है। टाटा की नेक्सॉन है जो नॉर्मल 10 लाख में मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप बैटरी वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर नेक्सॉन लेंगे तो 16 लाख तक जाती है। क्योंकि ये 100% ये जो कॉस्ट बढ़ता है ना, और ये टाटा के बारे में नहीं, मर्सिडीज की कार लो, बीएमडब्ल्यू की लो जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है, उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है ओनली बिकॉज ऑफ बैटरी। इतनी महंगी होती है ये बैटरी। और कौन सी बैटरी इस्तेमाल करते हैं? लिथियम आयन बैटरी। ये पूरी दुनिया में मैक्सिमम यूज होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल, अभी फ्यूल सेल भी ये बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन 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 पे बस चल रही है, गाड़ियां चल रही है, सब कुछ। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, वहां भी एक बैटरी होती है जिसको फ्यूल सेल बोलते हैं, लेकिन ये बैटरी बिजली को नहीं लेती, तो क्या करती है, हाइड्रोजन को लेती है। ये बैटरी हाइड्रोजन को लेती है और अपना ईंधन बनाती है, फ्यूल बनाती है, और वो इलेक्ट्रिक मोटर को अपना ईंधन देती है। बस इतना ही फर्क है। और ये फ्यूल सेल में भी मैक्सिमम जो कोई बनाता है दुनिया में फ्यूल सेल, वो चाइना बना रहा है। दोस्तों बाकी के भी फ्यूल सेल्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो सभी केमिकल्स हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके स्पेशली बैटरी, चाइना की एक्चुअली इतनी मोनोपोली है। यानी बैटरी को जो भी मेटल्स मिनरल्स लगते हैं ना, वो जहां तैयार होते हैं दुनिया में, उस खदानों से लेके उसका पूरा वैल्यू चेन, और जहां जहां बनते हैं, ये पूरा सब कुछ आज के तारीख में टोटल कंट्रोल में है चाइना के। आप कितना भी उसके साथ झगड़ा कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किसी की सुनता नहीं चाइना। आज ऐसे कंडीशन में, ऐसे ग्लोबल कंडीशन में चाइना वो एक्चुअली डिक्टेट कर रहा है इन चीजों को। आप कितना भी प्रोडक्शन, यानी मैं तो कहता हूं कि कहीं भी प्रोडक्शन कीजिए, आप ऐसा समझिए कि अगर आप जापान में बैटरी बन रही है, लेकिन वो बैटरी को लगने वाला जो रॉ मटेरियल वो भी चाइना से जा रहा है। अब यही देखिए 90%, अभी लिथियम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 80%, दुनिया का 80% लिथियम रिफाइनिंग जहां जहां खदानें हैं किसी भी देश में हो गए, वो चाइना के कब्जे में नहीं, उसकी ओनरशिप में है। जो फ्यूल सेल की, जो हाइड्रोजन की अभी बात की हम लोगों ने, वो हाइड्रोजन को भी चलाने के लिए जो फ्यूल सेल लगता है ना, वो 77% पूरी दुनिया में चाइना तैयार करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। आज की तारीख में 90% ऑफ द मार्केट, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं, रिन्यूएबल के साथ, रिन्यूएबल विंड पावर से लेके पूरी जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये चाइना एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है। और अगर बैटरी की सिर्फ बात करें तो 90% इसका जो बिजनेस वो चाइना भी कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों ये देखो, पिछले साल कोबाल्ट, ये एक जो खनिज है, इसको भी चाइना ने पूरी दुनिया में 85% सप्लाई किया। और इसका कारण यह है, ये कोबाल्ट जहां मिलता है, ये कांगो में वगैरह ऐसे अफ्रीकन देश है, वो ऐसे देश है कि आगे के 100 साल के लिए ये 100% गुलाम है चाइना के। वहां उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती। वहां उन्होंने रोड्स बनाए, ये बनाए, वो बनाए, सब कुछ बनाए, और ये खदाने कब्जे में नहीं, ओनरशिप में है चाइना के। तो इतना काम उन्होंने किया है। आगे क्या, ये रही आज की परिस्थिति, अभी की परिस्थिति, आगे क्या? तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैटरी, और आज की तारीख में बैटरी की वजह से इतना उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैटरी। बैटरी के ऊपर चलने वाली गाड़ियां, ऐसे समझिए आप, ये सब गाड़ियां, तो आने वाले दिनों में जब ये गाड़ियां बढ़ रही है तो बैटरी की डिमांड कितनी बढ़ेगी? और अगर बैटरी की डिमांड बढ़ रही है तो बैटरी जिसके ऊपर जिससे बनती है, जिस मेटल से, जिस मिनरल से बनती है,
उसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी? तो देखिए उसकी डिमांड बढ़ेगी 87,000%। यानी आज जितनी आप बैटरी तैयार कर रहे हो उससे 1,000 गुना ज्यादा, ऐसा आप सोचिए, 1,000 गुना। आज आप जितनी बैटरी तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये इसी पूरी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं आप। कहीं भी कौन से भी मेटल से करने के लिए जब जब कोई खदानें होती है, ये माइंस होते, कभी देखे आपने? पूरी तरह से पूरी जो सिस्टम है पूरा, उसके आजू बाजू के 10, 15, 20 किलोमीटर जितना भी रेडियस होगा, पूरी तरह का, सभी तरह का इकोसिस्टम, सभी तरह का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया आप एक खदान से। 1%, एक बार आज जितनी बैटरी बना रहे हैं आप, इतनी बर्बादी कर रहे हैं। सोचिए 1,000 गुना जब तैयार करना, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, अभी सब कंपनियां क्या कर रही है? तो सब कंपनियां जमीन को तो वो खराब कर रही है, करने वाली है, करेंगे ही, कर ही रहा है। अभी वो जाने वाले हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर जाके डीप सी माइनिंग, सी बेड माइनिंग, अभी ये हो रहा है। ये आपको हमको पता नहीं है, ये नहीं आता न्यूज में, ये क्या चल रहा है, कितनी बर्बादी हो रही है, ये नहीं, ये कोई इसके बात ही नहीं करता है। ये हो रहा है आज। वहां अभी इन्होंने उनका फोकस बनाया है ये समुंदर में जाके वो अभी डीप सी माइनिंग कर रहे हैं। किसके लिए? ताकि वो सब मिनरल्स निकले और उससे बैटरी बनाए। ये जो मशीन्स अगर आप देखोगे ना, तो ये मशीन्स नहीं है, ये मास डिस्ट्रक्शन तैयार करने वाली मशीन्स है, पूरी बर्बादी करने वाली मशीन्स है। ये मशीन्स तो ये है कि अपने, ये मनुष्य जो प्राणी है ना, ये मनुष्य प्राणी अपनी कब्र खुद खोद रहा है। लेकिन ये इतना नालायक है कि खुद के साथ इतने सारे पशु पक्षी जो को भी तबाह कर रहा है। ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये पूरी हजारों लाखों साल से ये धरती में अगर ख्याल रख रही है, तो हमें कोई आई मीन कोई कोई हमको ये नहीं देना, आई मीन परमिशन नहीं देता, कोई पावर नहीं मिलती हमें, पूरी दुनिया हम लोग बर्बाद करें। और ये हम आज की तारीख में कर रहे हैं। और ये सोलर सस्टेनेबल हमें लगता है सस्टेनेबल चलेगा आगे के हजारों साल। ये जो सोलर का पैनल जब बनता है ना, तो पैनल में बहुत सारी चीजें होती है, और ये चीजें बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है ना, उसकी अगर एफिशिएंसी देखोगे तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये एफिशिएंट कुछ भी नहीं है। और बहुत, और आगे जाके क्या है, इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो मिनरल्स और जो गलत चीजें होती है, ये जब इसका कचरा तैयार होगा जाएगा, ये फिर से जाएगा जमीन में, फिर से जाएगा पानी में, हवा में, और एक कैंसर जो बोल रहे हैं, हर घर में ये कैंसर होगा इसकी वजह से। वेस्ट मटेरियल अभी तक हुआ नहीं है। ये जो सोलार की हम लोग बात कर रहे हैं, जो सोलार के अभी पार्ट्स वगैरह सब तैयार किया ना, ये अभी पिछले 4-5 सालों में हुआ है। और चाइना बोल रही है कि ये हमारे जो पैनल है इनकी उम्र 30 साल है, 30 साल तक चलेंगे। अभी वो चाइना का माल 30 साल चलता है, 20 साल चलता है, 10 साल तो बाद में पता चलेगा, बाद में 5-10 साल के बाद हमको पता चलेगा कि एक्चुअली 30 साल चल रहे हैं क्या। लेकिन वो एक बार उनको रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, लाखों मिलियन टन ये टॉक्सिक जहर, ये कहां डालोगे आप, करोगे क्या? और ये साहब हमको बताते हैं, ये साहब जो इस व्यापार में है, ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं अभी आज के तारीख में, कि नहीं देखो, सूरज ही असली सोर्स है पूरे एनर्जी का। ये सूर्य है, सूरज है, इससे ही पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एनर्जी मिलती थी। चलो मिलके सोलार का बिजनेस करते हैं, मिलके ऐसी एनर्जी को लाते हैं कि जिस एनर्जी को फिर हम लोग आराम है हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज सबसे इंपॉर्टेंट है। और साहब की कंपनी टेस्ला, जो $1 ट्रिलियन कंपनी तो है ही, ये खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। इलॉन मस्क, इनका नाम है इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी फिलहाल ये है, क्योंकि इसमें काम कर रहे हैं। ओके, उनको बाकी कुछ लेना देना है ना, बस बिजनेस करना है, जैसे ऑयल एंड गैस में हुआ वैसे ही थोड़ा सा होने जा रहा है। अभी ये हमको सिखाएंगे कि पूरे विश्व का जो एनर्जी है वो सूरज से आती है। उस भारत को सिखाएंगे जो भारत इतने सालों से, हजारों साल से दुनिया को बताता आ रहा है। आज हमारे भारत में रहने वाले कोई भी धर्म का आदमी हो, पहले सूरज को प्रणाम करता है, चाहे आदिवासी हो, पारसी हो, हिंदू हो, या कितने सारे लोग। ये
ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मेरी एनर्जी है ना, मेरे अंदर की एनर्जी, ये भी सूरज से आती है। ये मैंने जो सब्जी खाई होगी, रोटी खाई होगी ना, वो पेड़, वो खेतों में लगे हुए जो जो किए हम लोगों ने खेती, उन्होंने सूरज से रोशनी ली और अपना खाना बनाया ना, उस पौधों ने, उन पौधों ने, और उन पौधों से मैंने अपनी एनर्जी ली और मैं उससे बात कर सकता। ये जो ऑयल एंड गैस की बात कर रहे हैं, आप कोयले की बात कर रहे हैं, ये भी ये जो वनस्पति है जिन्होंने सूरज से रोशनी ली, सूरज से एनर्जी ली, और बाद में हजारों साल तक वो अंदर गड़े रहे और उनसे कोयला बना, ऑयल बना, सब कुछ बना, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हम तो यही तो बता रहे हैं। ये इतना बड़ा हजारों सालों पहले ये बांधा हुआ मंदिर है सूरज का, पूछते हैं हम यहाँ सूरज को। ये कोणार्क का सूर्य टेम्पल है, ओडिशा का। तो कोई किसी ने बताने की जरूरत नहीं हमें कि जो कुछ एनर्जी है वो सूरज से ही आने वाली है, और सूरज ही अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन अभी दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि असली मीडियम क्या है, असली पद्धत क्या है, कौन से असली मेथड है जिसकी वजह से फिर सूरज को रोशनी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और एक ऐसी पद्धत, एक ऐसी चीज, एक ऐसी मशीन ऐसा पकड़ी आप कि जो हजारों लाखों सालों से ये पर्यावरण, ये धरती में हमको बता रही है कि ये सही तरीका है कि इस तरीके से आप सूरज की रोशनी ले सकते हो। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है पेड़। ये सोलर पैनल दिन में सिर्फ बिजली बनाते हैं, रात को चलते नहीं। पेड़ ऐसे है, ये पेड़ दिन रात काम करेंगे ना हमारे लिए। इस सूरज की रोशनी आपको जो चाहिए नहीं, सिंपल चीज है ना, इतने सालों से हमको बताई जा रही है। और एक पेड़, जब एक पेड़ लगता है तब उस पेड़ के साथ एक पूरी जीव सृष्टि होती है, एक पूरा एक इकोसिस्टम है एक पेड़ अपने आप में। अभी मैडम ने बताया कितने सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है एक पेड़ पे। आपको पता है कितने लोगों का सहारा होता है? लोगों का नहीं, कितने जीवों का सहारा होता है। बस अभी ना हमको दुनिया को बस यही बताने की जरूरत है दोस्तों। और मैं बताता हूं कौन सी गाड़ी आने वाली है, क्या होने वाला है, कौन सा सेक्टर चलने वाला ना, ये इशू ही नहीं है। ओके, इशू क्या मैं आपको बता, रियल इशू ये है, इट इज ऑल अबाउट फ्यूल। ये सभी कुछ है ईंधन के बारे में। पिछले 100-150 सालों में, 125 सालों में ये ऑयल एंड गैस ने किसी भी दूसरे इंडस्ट्री को खड़े ही नहीं होने दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल वो पहले आई ना उनके, और हमेशा से है, ऐसे नहीं वो लुप्त हो गई थी हमेशा। ऑयल एंड गैस इसने किसी को खड़ा ही नहीं किया, किसी को बिजनेस ही नहीं करने दिया। वो तो मजबूरी है, कोरोना हुआ, ये ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग पूरे अभी तबाह हो रहे हैं, इसलिए अभी लोग ईंधन के बारे में देख रहे हैं। तो फ्यूचर क्या डिसाइड करेगा? ईंधन, कौन सा ईंधन अभी हमें मिलेगा, किस ईंधन के ऊपर हम लोग आगे का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन करेंगे। दोस्तों ये ईंधन है जो डिसाइड करेगा कि आने वाली गाड़ियां कौन सी रहेगी। वो बैटरी के ऊपर चलने वाली होगी, बायोफ्यूल के ऊपर चलने वाली होगी, सीएनजी के ऊपर चलने वाली होगी। ये सिर्फ ईंधन तय करेगा। टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं ना हम लोग, टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी भी अपने आप सेकेंडरी है। एक बार आपको पता चला कि कौन सी दिशा में जाना है तो टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आपको तैयार होगी उसमें। सब इसमें एक ही चीज है जो हमको करनी है, जो जरूरत है, वो है स्केल। और इस सारे चीज में बायोफ्यूल एक ऑप्शन हो सकता है, यह अभी दुनिया के सामने ही नहीं है। आप अभी 200 लोकेशन पे एमसीएल प्रोजेक्ट्स लगा रही है, 200 लोकेशन पे। आपके हर लोकेशन पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 100 टन इनपुट, यानी 10 टन आउटपुट के साथ। समझिए, ये 10 टन बायो सीएनजी का जो आउटपुट है, दुनिया में अभी तक एक भी प्लांट नहीं है, ये रिकॉर्ड पे मैं बोल रहा हूं, दुनिया में एक भी प्लांट नहीं है कि जो 10 टन का बायो सीएनजी आज की तारीख में बना रहा है। तो और हमारे हर तहसील में हमें तो एक प्लांट से शुरुआत करनी है। हमारे तहसील में कुदरत ने इतना कुछ दिया है भारत में कि हमें हर तहसील में 20, 50, 60 प्लांट लगाने हैं आने वाले दिनों में। ये स्केल ही सॉल्यूशन है। एक बार ये स्केल, एक बार ये सॉल्यूशन दुनिया के सामने आया तो सभी पूरे दुनिया के इस तरफ, इस इंडस्ट्री या बाकी सब चीजों के ऊपर देखने का नजरिया बदलेगा। और ग्लोबल वार्मिंग की क्राइसिस है, इतनी बड़ी है, हमारे सामने है।
दुनिया को ऐसा लगता है कि अभी एक तो वही दुनिया क्या कर रही है कि अल्टरनेटिव फ्यूल ढूंढ रही है, और दूसरा सिंक तैयार कर रही है। सिंक कैसे कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, उसको निकाले इस पर्यावरण से, और धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाए। आपको मालूम है सबसे बेस्ट सिंक कौन सा है, सबसे बेस्ट इसका उपाय कौन सा है? और ये हमारा नेपियर ग्रास है। बेस्ट है, बेस्ट। कोई बड़ी मशीन लगाने की आपकी जरूरत नहीं। आपको क्या क्यों लगता है कि क्यों 1 एकड़ में 200-250 टन ये आता है? क्यों क्यों 1 एकड़ 1 हेक्टर में 500 टन से ज्यादा आता है? इतना फास्ट ग्रो होता है। इस नेपियर ग्रास को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, इसका इसका फूड क्या है मालूम है? इसका खाना क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोई जरूरत नहीं है, ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है, कार्बन निगेटिव है। जिस कार्बन की आज अपनी जमीन में कमी है, जो मैडम ने कहा डिग्रेडेशन हो चुका है सभी, ये एक्सेलेंट है। ये हमें तो एक स्वच्छ ईंधन देगा ही, लेकिन जो कचरा है हमारे आजू बाजू उसको भी लेगा और जमीन में गाड़ देगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेगा। और ये पूरा, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं मैं बात कर रहा हूं, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये सभी जो चीज है ना, मुझे लगता है कि सस्टेनेबल अगर कुछ होगा तो सस्टेनेबल वही होगा जो कुदरत, नेचर के नियमों पर आधारित है। सस्टेनेबल वही है जो पिछले 40,000 सालों से चलता आ रहा है, और वो है बायोफ्यूल, वो है बायोमीथेन। और अगर एक ही तरीका, अगर इस धरती को, अगर हमें सच्ची में सस्टेनेबल के ट्रैक पर लेके जाना है, सस्टेनेबल यानी शाश्वत विकास, यानी आज जो जैसे इतने हजारों लाखों साल से धरती माँ ने हमारा ख्याल रखा है, जिस आधार पे हम लोग चल रहे हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है, तो अगर उसको आगे के हजारों सालों तक चलानी है तो बस एक ही तरीका है, वो है एग्रीकल्चर। दूसरा कोई तरीका ही नहीं, कोई तरीका नहीं। ये माइनिंग बीनिंग आप नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में हो सकता है बैटरी का काम भी कोई पौधा ही करे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सभी चीजें, क्योंकि नेचर के पास ऑलरेडी सभी सॉल्यूशन है, हम लोग देखना तो चाहिए। और यही हमें आने वाले दिनों में बताना है। आने वाले दिनों में ये फर्स्ट पेज में